हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ पार्शियल कोरिलेशन। नाउ पार्शियल कोरिलेशन एक नया टॉपिक है। आपने कोरिलेशन तो पढ़ा है, दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, राइट, सच दैट कि देर इज़ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दैट मीन्स सेल्स एंड प्रॉफिट, हाइट एंड द वेट ऑफ पर्सन। सो सेल्स जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी उतना वेट बढ़ता जाएगा। तो देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स। तो हमने ये देखा था इससे पहले, बराबर, जो सिंपल कोरिलेशन था। अब हम लोग पढ़ रहे पार्शियल कोरिलेशन। अब पार्शियल कोरिलेशन में क्या होगा कि पार्शियल कोरिलेशन में ऐसा है कि यहाँ पर हम तीन वेरिएबल होंगे, तीन वेरिएबल, तो दो वेरिएबल का स्टडी करेंगे और तीसरे वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे। सो व्हाट इज पार्शियल कोरिलेशन? पार्शियल कोरिलेशन, इट इज सिंपल कोरिलेशन, it is simple correlation between two variable after eliminating the influence of third variable, or in other words, or you can say in simple words, we can say that, मेरे साथ साथ आप भी लिखना स्टार्ट कर दो, we can say that it shows the relationship between two variable variables at a time, taking other variable as constant. Understood this? So simple correlation, it is a simple correlation between two variable after eliminating the influence of third variable. बराबर? For example देना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। yes or no? For example, there are three variables, x1, x2 and x3. So what we here doing? Okay, first we will study 1 and 2, and we keep third variable as constant. Then we studied 1 and 3, we keep second variable as constant. Then we studied 2 and 3 and keeping one variable as constant. और मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या, r। सो ये बन गए R1 2.3, R1 3.2, R2 3.1। हाँ बोलो अभी। अब तो इस तरह से R1 2.3, R1 3.2 एंड R2 3.1, राइट। तो इस तरह से आपको पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट को ऑब्टेन करना है। ये तीन वैल्यू आपको कैसे भी याद रखनी है, बराबर। एक और बार वापस एक और बार देख लेते। देखो R12 को हमने स्टडी करना है, मतलब ये दोनों को, और कांस्टेंट किसको रखना है, थर्ड वेरिएबल को। फिर R13 को स्टडी रखना है तो कांस्टेंट किसको रखना है, 2 को। फिर R23 को स्टडी करना है और कांस्टेंट किसको रखना है, 1 को। यस और नो? समझ में आया?
बराबर, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देख लेना। चलो अब उसके बाद, अब ये तो हमने बना लिया, अब इसकी फॉर्मूला, बराबर, तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बराबर, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इसकी फॉर्मूला देखो मैं कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, बराबर, इसको ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, बराबर। तो ये नया टॉपिक है, यानी इसके आने के चांसेस है, इसके आने के चांसेस है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर इसका सबसे पहले मैं R12.3 बना रहा हूं, तो सबसे पहले देखो R12 यहां पर लिखूंगा, माइनस, अब कौन से दो बचे, तो भाई R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय इन स्क्वायर रूट 1 माइनस R13 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस R23 स्क्वायर। समझ में आया? देखो इस तरह से आपको बनाना है। चलो उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला R13.2, अब R13 है तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे R13 माइनस R13, तो बचे कौन से, R12 इंटू R23 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस R12 स्क्वायर इंटू 1 माइनस R23 स्क्वायर। अंडरस्टूड दिस? फिर इसी तरह से लास्ट वाला R23.1, तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, R23, बचे क्या, तो भाई R12 इंटू R13। समझ में आया तुम्हें कैसे मैं ढूंढ रहा हूं फॉर्मूला? सो 1 माइनस R12 स्क्वायर इंटू 1 माइनस R13 स्क्वायर। सो इसी तरह से ये तीन फॉर्मूले बन गए। समझ में आया? ना समझ में आया तो वीडियो को ऐसे पीछे ले जाके देख लेना। बोलो पता चल गया? चलो ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। याद रखना फॉर्मूला को 2-3 बार ऐसे लिखना, मैंने जैसे लिखा वैसे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें कनेक्टेड है। याद रखना मल्टीपल कोरिलेशन भी इससे कनेक्टेड है, पार्शियल मल्टीपल रिग्रेशन भी इससे कनेक्टेड है। तो इसको आपको फॉर्मूला को याद रखनी है कैसे भी। समझ में आया कि नहीं समझ में? ठीक है, चलो अब इसके कैलकुलेशंस, अब एक्स्ट्रा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सो दैट तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी मिले। कि सपोज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लेता हूं कि यहां पर इफ R12 इज गिवन सपोज 0.8, राइट, फिर R13 इज गिवन सपोज 0.4, बराबर, फिर R23 इज गिवन 0.56, और आपको बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ R12.3, R13.2 एंड R23.1। तो ये एक्स्ट्रा एग्जांपल ले रहा हूं, बराबर। फिर पैम्पलेट के आपको खुद करने हैं, एक एग्जांपल में एग्जांपल तुम्हें खुद ट्राई करना है। चलो अब यहां पर सबसे पहले R12.3 फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले उसकी फॉर्मूला, बराबर ना, सबसे पहले फॉर्मूला लेंगे, यस नो, जागते रहो, बराबर। आगे फॉरवर्ड करके मत देखते रहना भाई मेरा वीडियो, बराबर, एकदम पूरा ध्यान से देखना, तो तुम्हें समझ में आएगा। R12 माइनस, देखो R12 पहले है तो मैंने R12 लिखा, फिर बचा क्या, R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय रूट में 1 माइनस R13 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R23 का स्क्वायर। देखो बन गई फॉर्मूला। अब क्या करेंगे भाई, 5वीं क्लास का बच्चा भी ये कर ले, इतना इजी है। अब आपको करना क्या है, आपको जिस वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूला में,
बराबर भाई, ये तो आना चाहिए यार। तो आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना है, R12 की जगह पर 0.8, R13 की जगह पर 0.4, R मल्टीप्लाई डॉट R23 की जगह पर 0.56 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर। तो भाई 0.4 का स्क्वायर इंटू रूट में 1 माइनस 0.56 का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? चलो अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 0.8 0.4 इंटू 0.56, तो ये बन जाएगा कितना? ये बन जाएगा 0.22 बराबर 0.22 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.16 इंटू 1 माइनस 0.56 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 0.31। और फाइनली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो R का आंसर जो आएगा R12.3, उसका आंसर आएगा 0.76। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड दिस? ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बराबर। किसी का 0.75 आया तो याद रखना वो भी राइट है, क्योंकि 0.75 तभी आ सकता है कि आपने परफेक्टली राउंड ऑफ ना किया हो, तो वो भी चलेगा। पर राउंड ऑफ करने का मैंने आपको बताया कैसे करना है, तो वो आप कंसेप्ट फॉलो करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 0.7568 बराबर ऐसा कुछ होता है बराबर 756, तो आपको ये थर्ड डिजिट को देखना है। थर्ड अगर ये 5 से ज्यादा है कि नहीं है, 5 से बड़ी वैल्यू है 6, ये सुनो इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर +1 कर देना है। मतलब इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.76। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल्स। देखो मैं दूसरी तीसरी बार आपको सिखा रहा हूँ। अंडरस्टूड दिस? तो इसी तरह से देखो आंसर मिल गया R12.3 का 0.76। इसी तरह से दूसरे सब पार्शियल कोएफिशिएंट हम फाइंड करेंगे बराबर। अभी नेक्स्ट फाइंड करते हैं R13.2। अब हम क्या फाइंड करेंगे? R13.2। चलो अब यहां पर R13 माइनस R12 इंटू R23 बराबर डिवाइडेड बाय 1 माइनस R12 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R23 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? तो वीडियो थोड़ा रिवर्स करके देखना जनाब, मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे दोस्तों। चलो तो R13, तो यहां पर R13 कितना दिया है? 0.4। R12 कितना दिया है? 0.8। R23 कितना दिया है? 0.56 बराबर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.56 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आगे मैं सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 0.4 माइनस 0.45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.64 इंटू 1 माइनस 0.31 बराबर। अब इसको आप सॉल्व करोगे बराबर, तो R13.2 का आंसर आएगा माइनस 0.10। अंडरस्टूड दिस? तो ये हमारा सेकेंड पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं थर्ड बराबर, तो R23.1 सो R23 माइनस R12 इंटू R13। ठीक है, चलो अब इसकी आपने डिनोमिनेटर में तो R12 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R13 का स्क्वायर। सो R23 0.56, R12 की जगह पर
0.8, R13 की जगह पर 0.4 एंड 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.4 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आगे करता हूं मैं सॉल्व, चलो 0.56, 0.8 इंटू 4 तो 0.32 एंड 1 माइनस 0.64 इंटू 1 माइनस 0.16। अब इसको आप सॉल्व करोगे सो R23.1 विल बी 0.44 और ऐसे बॉक्स कर देना। आया समझ में? तो ये एक्स्ट्रा एग्जांपल हो गया बराबर। अब आते हैं पैम्पलेट के क्वेश्चंस पे। चलो क्वेश्चन नंबर 19, चलो अ कोरिलेशन बिटवीन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड स्कूल अचीवमेंट इन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 15 years is 0.80 and correlation between general intelligence test and test in age in same group is 0.70 and correlation between school achievement and age is 0.60. What is correlation between general intelligence and school achievement in children of same group? Comment on your result. अब सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट को आपको 1 अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है? 1 R1 एंड स्कूल अचीवमेंट इन ग्रुप उसको 2 एंड एज इन सेम ग्रुप उसको 3 अज्यूम करना है। क्या अज्यूम करना है कि भाई जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट X1 डिनोट व्हाट? जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, right? X2 denote school achievement and X3 denote age। ये 3 है बराबर, तो ये आपको ऐसे लिख लेना है। अब देखो यहां पर वापस से मैं पढ़ रहा हूं कि क्या दिया है, कोरिलेशन बिटवीन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड स्कूल अचीवमेंट इन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 15 years इज 0.80। दैट मींस R इक्वल टू R12। क्या? R12 इक्वल टू 0.80। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? R12 0.80। फिर कोरिलेशन बिटवीन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एज इन सेम ग्रुप मतलब 1 and 3 मतलब R13 is 0.70 and correlation between school achievement and age is 0.60 मतलब R23 is 0.60। अब ये लोगों ने क्या बोला है कि find what is correlation between general intelligence and school achievement, right, in the children of the school same group same age। तो जनरल इंटेलिजेंस का हमें डिफाइन करना है, जनरल इंटेलिजेंस 1, स्कूल अचीवमेंट 2 एंड एज क्या है 3। तो आपको क्या फाइंड करना है? R12 एंड एज को क्या रखना है? कांस्टेंट। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? R12.3। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? चलो तो अब इसकी क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो R12.3 इक्वल टू R12 माइनस R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R13 का स्क्वायर 1 माइनस R23 का स्क्वायर। जाग दे रहो। फिर R12 क्या दिया है? देखो 0.8 बराबर 8 या 80, 0.80 ले लेते, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये क्या? 0.8 या 80 दोनों सेम ही है। R13 0.70, R23 0.60 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.70 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 0.60 का होल स्क्वायर। समझ में आया? आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला आपका मिल जाएगा कितना? 0.38 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका मिल जाएगा 0.57। आप सॉल्व करोगे तो एंड फाइनल आंसर विल बी 0.67 बराबर। ठीक है, समझ में आया आपको? सो देयर इज पार्शियल बराबर कोरिलेशन। ऐसा आप लिख दो आपका कमेंट में कि देयर इज अ पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन दिस ऑल वेरिएबल्स। पक्का समझ में आ गया? ठीक है, याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन 30.5 cotton plants, the total correlation of yield of cotton 1 x1, number of blob that means seed value x2, height x3 are found to be R12 0.863,
R13 0.648, R23 0.709, ये हटा दो अभी. डिटरमाइन पार्शियल कोरिलेशन R1 2.3 एंड R1 3.2 एंड इंटरप्रेट इट. तो चलो फाइंड कर लेते हैं. R1 2.3 बराबर, सो फॉर्मूला आएगा R12 माइनस R12 इंटू R13 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, सॉरी यहाँ पर फॉर्मूला में गलती हो गई, यहाँ पर आ जाएगा क्या R13 इंटू R23. ठीक है, ये सुनो बराबर. तो R13 इंटू R23 आएगा एंड 1 माइनस R13 का होल स्क्वायर इंटू 1 minus R23 का square. Now we simply put the value in the formula. So 0.863 minus 0.648 into 0.709 divided by 1 minus 0.648 whole square into 1 minus 0.709 whole square. Now we have to solve this. So if we solve, so answer would be, final answer I will write here R12.3. final answer आप solve कर लेना. So numerator will be 0.404 and in denominator 0.580 into and here 0.497. Now final answer will be 0.404 divided by 0.537. So final answer will be 0.752. So this will be the final answer of R12.3. Right now R13.2. So R13 minus R12 into R23 divided by 1 minus R2 का स्क्वायर इंटू 1 minus R23 का स्क्वायर. Right, तो here R13 is 0.648 minus R12 will be 0.863 and R23 will be 0.709. So final answer, now we will just, yes, final answer, before we have to put this value in formula, 0.863 whole square into 1 minus 0.709 whole square. Now you have to solve on your own all this calculation and write the final answer. I will provide you the answer, you verify. Final answer will be 0.284 will be the final answer. राइट हो रहा है. अब ये वाला क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन. खासियत. सो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट वैल्यू इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to +1. रिमेंबर दिस कैन बी आस्क्ड एज एमसीक्यू के सपोज R12.3, राइट. देयर आर 3 पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट. याद है कि नहीं है? फिर R13.2 देन R2 3.1. सो ये तीनों का आंसर -1 से लेके बराबर -1 से लेके +1 के बीच में ही रहेगा. यस और नो याद रहेगा पक्का. सेकंड R13 इक्वल टू R31.2, R23 इक्वल टू R32.1 एंड R12.3 इक्वल टू R21.3 बराबर. दैट मीन्स R13.2 इक्वल टू R31.2 मतलब 13 या 31 बोथ आर सेम
बराबर 1 3 हो या 3 1 हो, बोथ आर सेम। देन आफ्टर उसके बाद है R23.1, तो R32.1, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना ये। देन आफ्टर स्टैंडर्ड एरर ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगर पूछा है तो उसकी फॉर्मूला आएगी Z इक्वल टू 1/n कैपिटल N माइनस 3। स्टैंडर्ड एरर ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज Z इक्वल टू 1/n माइनस 3। ये भी याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है। ओके, नाउ लिमिटेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। So first limitation, in partial correlation it is assumed that correlation between two variables is linear, but in practice there may not exist linear relation between the variables। बराबर, देखो फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बराबर एंड सेल्स, तो हम ये मानते हैं कि ये कॉज है और ये इफेक्ट है, ये कॉज है और ये इफेक्ट है बराबर, मतलब जितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना ज्यादा सेल्स होगा, ये हम ऐसा मानते हैं कि देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू वेरिएबल्स। बट एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसा रियल में ऐसा होता नहीं है कि आप ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करो तो ज्यादा सेल्स हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने ऐसा देखा भी है कि जिसका ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हुआ है लेकिन उसका सेल्स नहीं हुआ है। तो मतलब क्या कि पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने का मतलब कभी मतलब यूजलेस होता है, मतलब कभी कभी वो लीनियर रिलेशनशिप ही नहीं होता है बराबर, तो फिर उसका पार्शियल कोरिलेशन निकालने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, मतलब इट इज यूजलेस। सो इट इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट देखा जाए तो बराबर। फिर ऐसा भी है कि भाई प्राइस बढ़ गया बराबर तो डिमांड कम हो जाती है, लेकिन फिर प्राइस बढ़ रही है बराबर, सॉरी प्राइस कम हो रही है तो डिमांड ज्यादा है बराबर। तो क्या है, ये भी एक मतलब रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता है नहीं है बराबर है कि प्राइस कम हो गई तो भाई डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ गई बराबर। जैसे कि सॉल्ट है, सॉल्ट के भाव 1-2 रुपये कम हो गए, या मान लो मिल्क के भाव 1-2 रुपया कम हो गए पर लीटर, तो उसका एकदम से डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा है नहीं एक्चुअली में। तो कहने का मतलब कि ये एक लिमिटेशन है, मतलब कि ये कभी कभी हमारा जो पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वही हमारा मतलब यूजलेस हम बोल सकते हैं कि थियोरेटिकल कंसेप्ट है, मतलब कहीं ना कहीं इसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं कर सकते जैसे साइंस के रूल्स है बराबर। सेकंड, इन कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल कोरिलेशन इट इज अज्यूम दैट वेरियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, बट इन प्रैक्टिस दिस मे नॉट बी ट्रू। मतलब हम ये समझते हैं कि एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट रखेंगे और दूसरे वेरिएबल को मतलब दो वेरिएबल के इफेक्ट हम फाइंड करेंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तीसरा, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द वर्क एंड इट्स एनालिसिस इट्स नॉट इजी, मतलब इट्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ द कैलकुलेशन बराबर, एंड इसको फाइंड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने देखा होगा R12.3 की फॉर्मूला कितनी लंबी है बराबर, और कितने सारे कैलकुलेशन हमें करने पड़ते हैं, तो इजी नहीं है, एरर होने के चांसेस है। तो यहां पर हमारा पार्शियल कोरिलेशन कंसेप्ट खत्म हुआ। अब हम आगे आते हैं मल्टीपल कोरिलेशन पर, राइट। सो मल्टीपल कोरिलेशन, अब मल्टीपल कोरिलेशन का मीनिंग समझ लो कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एटलीस्ट 3 वेरिएबल्स। In other words, we can say that it shows the combined effect of 2 or more independent variables on a single dependent variable। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल कोरिलेशन बराबर। मतलब मल्टीपल कोरिलेशन के अंदर सपोज मैं आपको थोड़ा समझा दूं एग्जांपल से कि सपोज यहाँ पर x1, x2 एंड x3 3 वेरिएबल है बराबर, x1, x2 एंड x3 3 वेरिएबल है। तो अब हम 1 को अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं तो 2 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पॉइंट के बाद वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। तो मतलब ये दोनों का बराबर इफेक्ट क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो हमें फाइंड करना है, और मल्टीपल कोरिलेशन को ऐसे डिनोट करेंगे कैपिटल R 1.23। फिर मान लो कि अगर हमने 2 को डिपेंडेंट वेरिएबल अज्यूम किया तो फिर 1 और 3 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। फिर सपोज हमने 3 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया तो 1 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे, सॉरी अगर 3 को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया तो 1 और 2 हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अंडरस्टूड दिस, समझ में आया कि सपोज और एक एग्जांपल, सपोज
यहां पर अगर देखा जाए कि x1 सपोज हमारा है वेट, बराबर बराबर x2 है हमारा सपोज हाइट, बराबर, और x3 है हमारा एज, बराबर। तो हम इसका मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि जैसे हमारा वेट है वो हमारा हाइट और हमारे एज के ऊपर, उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R1.23 कि भाई यहाँ पर वेट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल और हाइट और एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, बराबर। मिनिमम 3 वेरिएबल होते, उससे ज्यादा हो सकते हैं, बराबर है, लेकिन आपके सिलेबस में अप टू 3 वेरिएबल ही हमें मल्टीपल कोरिलेशन को फाइंड करना है। समझ में आ गया? अब इसकी फॉर्मूला देखते हैं कि ये तीनों है, ये तीनों को आपको याद रखना है, बराबर। जैसे पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट 3 थे, तो ये मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी 3 है। तो सबसे पहले मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बराबर, तो भाई यहां पर उसकी फॉर्मूला, तो मल्टीपल कोरिलेशन की फॉर्मूला क्या आएगी? R1.23। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर, बराबर ना, फॉरवर्ड जाना है। ये 1 2 3 है तो 1 2 एंड 1 3, बराबर, 1 2 एंड 1 3, फिर माइनस 2 इंटू R12 R13 इंटू R23 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये दो वैल्यू है तो उसका ले लेंगे R23 का स्क्वायर एंड होल रूट। बोलो पता चला फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में जैसे 3 याद रखी, वैसे यहां पर इसको याद रखना है। फिर उसके बाद है सेकेंड R 2.13, बराबर। तो वापस से देखना 213 मतलब देखो मैं कैसे बना रहा हूं, 213 मतलब पहले 21, सो R21 स्क्वायर प्लस फिर R23, बराबर ना, ऐसे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सो R23 स्क्वायर माइनस ये तो सेम ही रहेगा 2 इंटू R12 R13 इन R23 डिवाइडेड बाय ये दोनों वैल्यू, बराबर ना। तो 1 माइनस R3 का स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अंडरस्टूड दिस? अब आप बोलोगे सर 2 1, तो 2 1 मतलब 1 2, बराबर ना। 2 1 हो या 1 2 हो, बोथ आर सेम। यहां पर आप 1 2 भी लिख सकते हो, पर मैंने आपको क्या फॉर्मूला बनाना सिखाया, तो आप ऐसे ही जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर, ठीक है। चलो उसके बाद R 3.12, अब थर्ड को डिपेंडेंट वेरिएबल बना लेंगे और 1 और 2 को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो होल रूट, ठीक है। फिर आ जाएगा R31 स्क्वायर, बराबर ना, 312 है तो एक 31 और एक 32, सो 31 स्क्वायर प्लस R32 स्क्वायर, मतलब 2 3 भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन हमने फॉर्मूला के हिसाब से ही जाते हैं। सो R32 स्क्वायर माइनस 2 इंटू R12 इंटू R13 इंटू R23 एंड डिवाइडेड बाय ये दोनों वैल्यू है तो 1 माइनस R12 का स्क्वायर। सो इस तरह से हमारा मल्टीपल कोरिलेशन की फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? पता चला? ना समझ में आया हो तो आप पीछे वीडियो को ले जाके भी आप देख सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे फॉर्मूला बनते हैं, बराबर। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, बराबर। तो इसके ऊपर ध्यान दे देना अच्छी तरह से। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट और हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, बराबर। इफ R12 इज 0.863, R13 इज 0.648, R23 इज 0.709, फाइंड R1.23। तो अब सबसे पहले तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा R1.23। आपको पता ही है कि स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला तो याद रखनी ही पड़ती है, बराबर। तो R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू R12 इंटू R13 इंटू R23 डिवाइडेड बाय, बराबर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 स्क्वायर, और इसका पूरा आ जाएगा रूट, ठीक है। पार्डन मी फॉर माय राइटिंग, ठीक है। अब उसके बाद अब R12 कितना है? नाउ वी जस्ट पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, सिंपल अब हो गया। अब तो बच्चों का खेल
एकदम आसान हो गया। अब तुम्हें सिर्फ वैल्यू को उसको सही जगह पर पुट करना है, बराबर। तो R12 की जगह पर लिखेंगे 0.863 का स्क्वायर, बराबर, प्लस R13 की जगह पर 0.648 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू R12 कितना है, तो भाई 0.863 इंटू 0.648 बराबर इंटू 0.709 बराबर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.23 होल स्क्वायर। सो 23 कितना दिया है, 0.709 होल स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है और पूरा रूट, बराबर। सो ये हमारा हो गया, पूरा रूट ले लेंगे, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बराबर। तो 0.863 का अगर स्क्वायर आप करोगे, फिर आपको करना है प्लस 0.648 का होल स्क्वायर। सो यू विल गेट द वैल्यू 0.745 प्लस 0.648 का स्क्वायर मतलब 0.42, और ये तीनों के वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 0.863 इंटू 0.648 इंटू 0.709, सो यू विल गेट फाइनल वैल्यू 0.793, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.709 होल स्क्वायर, सो यू विल गेट वैल्यू 0.497, राइट। और उसका स्क्वायर रूट हमें करना है, उसका क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट हमें करना है, उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट। सो फाइनल आंसर ऑफ R1.23, इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट 0.865, राइट। अप टू 3 डेसिमल्स हमें करना है, बराबर, या 2 डेसिमल भी करोगे तो भी कोई चलेगा। आपका 0.87 भी आंसर आ सकता है, 0.85 भी आ सकता है, तो ओके, ये सब आंसर राइट है, ठीक है। समझ में आया आपको। Example number 2, if R12 is 0.5, R13 is 0.3, R23 0.45, find R3.12। चलो R3.12, अब इसकी फॉर्मूला बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, R31 का स्क्वायर प्लस R32 का स्क्वायर, मतलब 2 3 भी बोल सकते हैं, पर चलो फॉर्मूला के हिसाब से हमने जिसे मैंने आपको सिखाया है वैसे हम लिख लेते हैं कि यस R32 का स्क्वायर, बराबर ना, 312 है, तो 31 एक कॉम्बिनेशन और एक कॉम्बिनेशन 32, तो इसको आप 13 भी बोल सकते हो, इसको आप 23 भी बोल सकते हो, दोनों की वैल्यू सेम है, बराबर। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट में बताया है, ठीक है। अब माइनस 2 इंटू R12 इंटू R23 इंटू R13, बराबर, चलो डिवाइडेड बाय, बराबर, 1 माइनस R12 का स्क्वायर एंड इसका पूरा क्या आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, इसका रूट, बराबर। चलो तो अब वैल्यू को क्या करते, सिंपली हम पुट कर देते हैं कि R31 मतलब 13, बराबर ना, R31 मतलब 13, तो वहां पर 0 पॉइंट क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 0.32 मतलब 23, 0.45 का स्क्वायर, कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, बराबर। 2 इंटू R12 0.5 इंटू R23 0.45 इंटू R13 0.3, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.12 होल स्क्वायर, दैट मीन 0.45, अरे 0.5 का स्क्वायर, और उसका हम ले लेंगे क्या, रूट, बराबर। अब ये हो जाएगा हमारा रूट। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द फाइनल आंसर, इसका जो आएगा आपका विच इज 0.458 विल बी द फाइनल आंसर, या 0.46 या 0.47, ये तीनों आंसर वैलिड रहेंगे।
ठीक है, अगर आपने कैलकुलेशन में थोड़ा राउंड ऑफ में प्रॉब्लम किया तो डिफरेंट आ सकता है, बट इट्स ओके, आपका आंसर वैलिड कंसिडर किया जाएगा। अंडरस्टूड दिस? ईजी है ये, बराबर। फॉर्मूला बनाना आना चाहिए और ये वैल्यू को सिर्फ आपको पुट करना है, ठीक है। ये 2 एक्स्ट्रा एग्जाम्पल थे। अब हम लोग लेने जा रहे हैं पैम्पलेट का क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके पैम्पलेट में है, बराबर। जो आपके पैम्पलेट के अंदर है क्वेश्चन नंबर 18 वो हम सॉल्व करेंगे। चलो, इन अ ट्राइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा 1 is 3, सिग्मा 2 3 is 5, R12 0.6, R2 3 and R31 is 0.8, फाइन R2 3.1 and R 1.23, बराबर। हमें ये फाइंड करने के लिए बोला है। मतलब क्या, R2 3.1 है, मतलब क्या, पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और ये क्या है, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। अब पार्शियल सबसे पहले फाइंड करते हैं, R2 3.1, बराबर। अब इसकी फॉर्मूला कैसे बनेगी, ध्यान से। तो R23 माइनस R12 इंटू R13 डिवाइडेड बाय, बराबर, डिवाइडेड बाय इन रूट, बराबर, इन रूट 1 माइनस R12 स्क्वायर इंटू इन रूट 1 माइनस R13 स्क्वायर, बराबर। नाउ सिंपली वी पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला। सो R23 की जगह पर 0.8, बराबर, R12 की जगह पर 0.6, R13 की जगह पर R13 मतलब 31 की जगह पर 0.8, बराबर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R12 की जगह पर 0.6 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस R13 मतलब 31 0.8 का स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, यूज योर कैलकुलेटर एवरीवन। 0.6 इंटू 0.8 तो 0.48 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 0.36 इंटू 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.64। अब हमें इसको सॉल्व करना है। 0.8 माइनस 0.48, यूज योर कैलकुलेटर एवरीवन, use your calculator। 0.8 minus 0.48, so 0.32 divided by root 0.64 into root 0.36, तो 0.64 का रूट क्या आएगा, 0.8, बराबर, और इसका 0.6। Now do 0.32 divided by 0.8 and 0.6. So 0.67 will be the partial correlation coefficient, right? 0.67 will be the partial correlation coefficient. अब हमने क्या फाइंड कर लिया, पार्शियल कोरिलेशन तो फाइंड कर लिया हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीपल कोरिलेशन विच इज 1.23। चलो, तो 1.23, सो R 1.23, बराबर। तो कैसे बनाएंगे, तो भाई R, अरे सॉरी, स्मॉल r लेंगे ना। तो अब स्मॉल R12 का स्क्वायर प्लस R13 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू R12 इंटू R13 इंटू R23, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस R23 का स्क्वायर एंड होल रूट, राइट। चलो, नाउ वी पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो वैल्यू क्या है इसकी, देख लेते हैं। 0.12 का 0.6 है, सो 0.6 का स्क्वायर 0.13 मतलब 0.8 का स्क्वायर 2 इंटू 0.8, सॉरी 0.6, बराबर ना। 0.612 की जगह पर 0.13 की जगह पर 0.8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर एंड रूट कर लेंगे, बराबर। तो इसका रूट, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो 0.36 प्लस 0.64, राइट, एंड डू 2 इंटू 0.6 इंटू 0.8
0.8 इंटू 0.8, सो ये आ जाएगा 0.77 राउंड ऑफ करके, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.64, और इसका आ जाएगा पूरा क्या आ जाएगा, रूट। बराबर, पूरा क्या आ जाएगा, रूट। बराबर, हमें इसको सॉल्व करना है। बराबर, चलो फटाफट सॉल्व कर दो, फाइनल आंसर मैं आपको बता देता हूँ। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस विल बी 0.80, राइट। फाइनल आंसर इसका क्या आएगा, 0.80। अंडरस्टूड दिस। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल कोरिलेशन के प्रैक्टिकल सम्स खत्म हो गए, यही आपके सिलेबस में है। बराबर है, ऐसा आपको करना है और ऐसे फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब 3 पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के, 3 मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के। अब हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन। तो सबसे पहले कि इट इज नॉन नेगेटिव कोएफिशिएंट, इट वैल्यू लाई बिटवीन 0 to 1, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, जो आपके एमसीक्यू अभी एग्जाम आने वाली है उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी, मतलब ये पॉजिटिव ही रहेगा। सेकेंड, R1.23 इज ग्रेटर देन R112 एंड R1.23 इज ग्रेटर देन R13, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। देन if R1.23 is 0, then R12 is 0 and R13 also 0, then R1.32 equal to R1.32, R1.23 equal to R1.32. Now, if multiple correlation coefficient is 0, then variable are not linearly related. That means there is no cause and effect relationship between the two variables. इसका मतलब सीधा सीधा वही होता है कि अगर 0 आता है मतलब कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूरा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम जाएंगे मल्टीपल एंड पार्शियल रिग्रेशन। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर।